इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी 29 तारीख तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में अब केंद्र सरकार भी एक्शन में है, राज्य सरकारें भी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू हुए अब कुछ वक्त हो गया है, इसके नियम और सख्त कर दिए गए हैं। उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आज नई गाइडलाइंस जारी की हैं। झारखंड में अभी आपने सुना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में मास्क को लेकर नए कड़े नियम लागू किए गए हैं। सवाल यह है कि सख्त पाबंदी से, लॉकडाउन से क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि इस जंग में सिर्फ सरकारें नहीं लड़ रही बल्कि हम सबको लड़ना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर के तलवार मौजूद हैं, चेयरमैन PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर जलील पारकर, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर पल्लवी हमारे साथ हैं, डीन JJ हॉस्पिटल मुंबई। डॉक्टर तलवार, डॉक्टर पारकर, डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तलवार, अभी जैसा हमने खबर बताई व्यूअर्स को कि झारखंड में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पब्लिक अवेयरनेस, लोग अपने मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं। और तीसरा बड़ा कदम जो अब भारत सरकार का लग रहा है वो है वैक्सीन। हमने कल देखा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए 1 तारीख से वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया गया है। क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है इन सब में से जो सबसे ज्यादा कारगर रहेगी? डॉक्टर तलवार। देखो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो हम एक बड़े क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो वैक्सीन तो नो डाउट इज द ओनली वे वी कैन हैंडल दिस क्राइसिस। पर वैक्सीन में अभी टाइम लगेगा। देखिए, अब आप पहली डोज भी देंगे, उसके बाद 4-6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज मिलेगी। तो इसलिए पहले तो हमें अग्रेसिवली, मैं तो कहता हूँ हर एक स्टेट्स को जो लोग एलिजिबल है, नेक्स्ट 2 वीक्स में इन्हें वार फुटिंग सबको वैक्सीनेट करना चाहिए, जो एलिजिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट गाइडलाइंस। ऑफ कोर्स जो कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। तीसरा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हमें, जब ये लॉकडाउन तो ठीक है, हमें जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें वो पहले उसको करना चाहिए रेस्ट्रिक्ट। जैसे लेके देखिए, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके मिलते हैं, जहाँ से स्प्रेड ज्यादा होता है जी। शॉप्स हैं, आप शाम को जल्दी बंद कर दीजिए। तो ये जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको हम एकदम प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्ट करें, वैक्सीनेशन की ड्राइव क्विकली बढ़ा दें और लोगों को बहुत जोर और एजुकेट किया जाए, प्रार्थना की जाए कि मास्क जरूर पहनो। यही तरीका है कि हम अपने आप को इस पेंडेमिक से और इस क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं सही हूं तो कल जो प्रधानमंत्री ने कुछ देश के चुनिंदा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की थी, आप उसमें शुमार भी थे। अगर एक थ्रस्ट पता चल सके इस वक्त क्या है गवर्नमेंट का, क्या आपको, आपकी जो मीटिंग हुई उससे क्या लगा? वो तो थ्रस्ट तो आप देखो, वैक्सीनेशन ड्राइव है, नंबर 2 है कि कोविड प्रोटेक्टिव हैबिट्स है, जो मास्क यूज का है, द थर्ड ऑफ की रेस्ट्रिक्शंस है। ऑल दीज नीड टू बी नाउ एनफोर्स इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पे भी सर्च है, और जहां सर्च नहीं भी है, एंटीसिपेटेड है, वहां भी करनी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओनली थिंग इज कि थोड़ा जैसे लॉकडाउन का ये होता है कि वेरी कॉमन मैन को थोड़ा इफेक्ट होता है, लोगों की रोजी रोटी का भी इशू आता है। वो हमें जो नॉन एसेंशियल हैं, गैदरिंग्स हैं, चाहे वो किसी तरह की भी, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, वी शुड एजुकेट पीपल नॉट टू हैव दोस इन दिस काइंड ऑफ अ टाइम। जी, बिल्कुल ठीक। और जैसा आपने बार बार जोर दिया कि वैक्सीन एक ऐसा हल है हमारे पास जो इसको जितनी तेजी से ड्राइव में उसको आगे बढ़ा जाए तो ये इस बीमारी की जो तीव्रता है उससे हमको निजात मिलेगी। कई बार हम व्यूअर्स हमसे कहते हैं कि हर बार आप लोग बहुत सारी बातें रिपीट करते हैं, और हमारा जवाब ये होता है कि वो हम जितनी बार भी दोहराएं उतनी बार कम है, जब तक वो आम आदमी के बिहेवियर में नहीं आ जाती। ऐसी एक चीज वैक्सीन है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सोइन भी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन वेदांता लीवर इंस्टीट्यूट है। और डॉक्टर साहब ने परसों बताया था मेरे ख्याल पे ट्विटर के जरिए सबको कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर साहब, पहले तो उम्मीद करता हूं आप ठीक हों बिल्कुल। और आपने उसमें यह भी लिखा था कि आपको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। आज पर्टिकुलरली आपसे हम यही बात समझना चाहते हैं, बहुत से लोग इसको उल्टा पढ़ेंगे, नेगेटिवली रीड कर रहे होंगे, कह रहे डॉक्टर साहब को दोनों डोज लग गई तब भी उनको कोरोना हो गया, क्या फायदा? ऐसे ही बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जो अब भी वैक्सीन लेने में हेजिटेंट दिखाई देते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे केस के अलावा मैं पिछले 1 साल से, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मैं तो आई हैव बीन अ वैक्सीन एडवोकेट फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स। जब से वैक्सीनेशन आया है
ये काफी स्पष्ट है कि साइंटिफिक स्टडीज हैं जो हम सारे डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, जो आप सब भी मीडिया ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें ये क्लियर है, जाहिर है कि सारी जो अप्रूव्ड वैक्सीन है भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो दोनों सेफ हैं और एफिकेशियस है, इन द सेंस के वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या होता है कि जब वैक्सीन लग जाती है तो सिवियर डिजीज और डेथ होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट 99% चांस है कि सिवियर कोविड और डेथ नहीं होगा अगर किसी ने वैक्सीनेशन लिया है। तो ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये सारी रिसर्च में भी यही निकला है। कोई भी वैक्सीन हो वो सिवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट करती है। आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था, थोड़ा माइल्ड सा था, और उसके बाद मैंने 2 वैक्सीन डोजेस लिए हैं, और लास्ट डोज जो मैंने लिया था वो 1 महीना पहले था, और अब 2-3 दिन से मैं कोविड पॉजिटिव हूं। तो लेकिन मुझे केवल थोड़ा सा गला खराब है और माइल्ड बॉडी एक है, और कोई सिम्टम्स नहीं है। सो आई एम होपिंग कि इसी तरह माइल्ड होके ही निकल जाएगा, और बाकी जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, नर्सेज हैं, जिनको हुआ है वैक्सीनेशन के बाद, सभी को माइल्ड डिजीज हुई है। तो इससे ये समझना चाहिए कि वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन से सिवियर डिजीज और डेथ प्रिवेंट होती है। ये एक क्लियर मैसेज है जो सबको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, और आप जल्द ठीक हो। और हम तो ये बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अभी हमसे तो बात कर ही रहे हैं, वो अपने पेशेंट्स भी देख रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंट्स भी दे रहे हैं, तो आप वो पूरी तरह एक्टिव हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल उस वैक्सीन का है जो उन्होंने ली हुई है, इसकी वजह से उनको कोई बहुत खराब सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर पारकर, अब सवाल वैक्सीन का अगर है तो ये अगला सवाल उठेगा कि भाई हमारे पास वैक्सीन है कितनी जो हम लोगों को लगा। 1 तारीख से हम 18 साल से ऊपर जितने एलिजिबल लोग हैं सबको लगा रहे हैं। कल ही एक फिगर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जनसंख्या करीब 90 करोड़ लोगों की होगी देश में। हमने अभी 12 करोड़ वैक्सीन लगाई है, और कई जगह से खबरें आती हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। इतना तो तय है कि इसमें भी बहुत समय लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन रिलीज करने के लिए कहा है और नया नोटिफिकेशन जो दिया है, जिससे 18 साल के ऊपर जो भी हो सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कौन सी फॉर्म्स हैं जो ये वैक्सीन को रिलीज करेंगे और कितने इस पर बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वो जब वो ये डिसीजन लेते हैं तो वो सोच समझ कर लिया जाता है, और सबने वैक्सीन लेना चाहिए चूँकि वो अवेलेबल है। और 18 साल के ऊपर के जितने हैं सब तबकों के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गांव में हो, कहीं भी हो, इन सबको वैक्सीनेशन मिलना ज़रूरी है, और मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उस तरह की तैयारी अब गवर्नमेंट शुरू कर रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये भी खबरें आ गई हैं कि सामने की जो 2 भारत के जो सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का और उसके अलावा भारत बायोटेक, दोनों को वित्तीय मदद भी केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है ताकि अपनी कैपेसिटी को वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, एक मैसेज और आपके जरिए हम देना चाहेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी विदेशी वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है और जल्दी उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी या उनका इम्पोर्ट भी शुरू हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन सी वैक्सीन ले रहा है। जो भी उसको सुलभता से, सुगमता से अवेलेबल हो वो वैक्सीन वो बिना किसी संदेह के ले। डॉक्टर पारकर, देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसने कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए। अगर दुनिया में ये सब वैक्सीन अवेलेबल हैं और अगर हमारे देश ने उनको हमारे यहाँ परमिशन दी है वैक्सीन बेचने के लिए, तो ये हर शख्स पे होगा कि वो कौन सी वैक्सीन लेना चाहता है। उसके लिए पैसे लगेंगे ज़रूर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में अमीर लोग बहुत हैं, और सारे अमीरों ने आगे बढ़कर अगर खुद के लिए एक वैक्सीन खरीद सकते हैं तो एक गरीब के लिए खरीदने के लिए कोई हर्ज नहीं है। बहुत मामूली सी कीमत है। इससे हमारे देश को प्रोत्साहन मिलेगा और सब लोग को वैक्सीनेशन मिलेगा, और लोग इस तरह से मरेंगे नहीं जिस तरह से अभी सब मर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी वैक्सीन आता है वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। चुनना हमारी मर्जी है। अगर कोई चाहता है कि वो कोवैक्सीन लेना चाहे वो कोवैक्सीन ले, कोई चाहता है कि कोविशील्ड लेना चाहता है वो ले ले, कोई चाहे कि मैं फाइजर लूँगा या स्पुतनिक लूँगा या मॉडर्ना लूँगा, ले लेने दे। लेकिन एक रिक्वेस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये है
कि अगर हम एक वैक्सीन 500 रुपये की या 250 रुपये की या 300 रुपये की खरीद सकते हैं, तो हमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमने है ना 1,500-2 हज़ार रुपये के कुछ वैक्सीन खरीदना, ताकि हर गरीब को वैक्सीन लग सके। इसमें कोई, मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, और हम सब कर सकते हैं मिलकर। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, बहुत अच्छी अपील आपने की है। जो भी आदमी सक्षम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने में वो मदद करे, इससे बड़ा इस वक्त और कोई परोपकार का भी काम नहीं होगा। डॉक्टर पल्लवी, लेकिन चूंकि जैसे पहले हम बात कर रहे थे प्रिकॉशंस, लॉकडाउन, वैक्सीन्स, मुंबई शहर में लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है मामले लगातार कम हो रहे हैं। क्या ये हॉस्पिटल्स के ऊपर जो कोविड मरीजों का जो प्रेशर था वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? अभी ये रिफ्लेक्शन नंबर्स में आ रहा है, और कोई भी बीमारी होती है, पॉजिटिव केसेस आते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जनरली दूसरे हफ्ते में आते हैं। जैसे किसी को आज अगर कांटेक्ट हुआ कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो 5 या 7 दिन बाद हम टेस्ट करते हैं, तब वो पॉजिटिव आता है। और ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो आने में कुछ 10 दिन लगते हैं। तो ये नंबर्स हॉस्पिटल केसेस और डेथ्स और आईसीयू पेशेंट्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली, अगर लगातार ये नंबर कम आते गए, तो एक 15 दिन से 3 हफ्ते में, 2 या 3 हफ्ते में हमें हॉस्पिटल का लोड कम होते हुए दिखाई देने लगेगा। जी, अभी तो खैर हमारे देश में बड़ी विकट परिस्थिति है। हम रोज़ाना तस्वीरें देख रहे हैं कैसे अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हमारा जूझ रहा है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन डॉक्टर तलवार, अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ऐसा लगता है कि वो इस बीमारी से आगे चल रहे हैं। जैसे इजराइल का उदाहरण दिया जा रहा है, वहां मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रह गया। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि उन्होंने अपनी लगभग पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। ऐसे कुछ गल्फ कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपनी लगभग 80-90% आबादी को वैक्सीन दे दी है। तो हमारे यहां पर वो स्थिति आते आते आपको लगता है अभी कितना लंबा अरसा लग सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमें बड़ी जो वैक्सीनेशन है वॉर फुटिंग पे नेक्स्ट 2 हफ्ते में, मैं कहूंगा हर एक स्टेट में जो एलिजिबल हैं सबको कर देनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट डोज के लिए 4-6 हफ्ते फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये अगर हम ऐसे भी चलें, और जो यंगर अब 1 मई से जो हो रहा है कि बिलो दी 45 सब एलिजिबल होंगे, अबव 18, उनमें भी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ तो हमें लगेंगे प्रॉपरली वैक्सीनेट करने टू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन। सो हमें तो जो इन बिटवीन जो सोशल वैक्सीन है, जैसे मैंने कहा ना मास्क पर, वो भी हमें अभी और अग्रेसिवली यूज करनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिसेस, लोगों को जो आदत पड़ी हुई है कि मास्क नहीं पहनते प्रॉपरली, आधा पहनते हैं, वो हमें सबको अभी टाइम नहीं रहा। अगर हमने इस बीमारी से अपने को बचाना है, दूसरों को बचाना है, तो हमें जो सोशल वैक्सीन वाले इफेक्ट है वो भी करें। पर हमें, मैं कहता हूं कि अभी सारी पॉपुलेशन 6 महीने तो लग जाएंगे जब तक दोनों डोजेस वगैरह हो जाएंगी लार्ज पॉपुलेशन। जी डॉक्टर सोइन, जो पहली डोज लगती है, पहली और दूसरी डोज के बीच में 4-6 हफ्ते का गैप रखा जाता है, लेकिन पहली डोज के बाद भी कुछ प्रोटेक्शन इंसान को मिल जाती है इससे? जी, ये आपने सही कहा। पहली डोज के बाद करीब 60% प्रोटेक्शन मिलती है आफ्टर 3 वीक्स। तो इमीडिएटली प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, लेकिन वो भी, और अभी एक यूके से स्टडी आई है, उसने ये बोला है कि कोविशील्ड से भी और फाइजर से 85% प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट सिवियर डिजीज एंड डेथ इवन आफ्टर 1 डोज। सो ओवरऑल प्रोटेक्शन इन्फेक्शन के अगेंस्ट मिलती है करीब 55 से 60% 3 हफ्ते के बाद, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिवियर डिजीज और डेथ वो मिलती है करीब 80% से भी ज्यादा। तो एक वैक्सीन लेने के बाद भी लोग ज्यादा बीमार नहीं होंगे, लेकिन कंप्लीट कोर्स होता है 2 वैक्सीन का, और उसके 2 हफ्ते बाद ही पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, अब मैं अगले विषय पर आना चाहता हूं। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं, हमारे पास भी कई मैसेजेस आते हैं, आप लोगों को भी लोग फोन करते होंगे, दवाइयों की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। उसमें 2-3 दवाएं जो हैं उनकी खास तौर पर जिक्र किया जाता है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ये बार बार शिकायत की जाती है। कुछ और दवाइयां हैं, और आपका तो इस विषय पर काम भी रहा है डॉक्टर सोइन। प्रूवन ड्रग कोविड के इलाज में अगर कोई है इस वक्त, तो कोई वो कौन सी है, और उसके लिए आप अपील क्या करना चाहेंगे? हम जानते हैं जैसे रेमडेसिविर है, अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि आपको ये ऑफ द शेल्फ नहीं मिलती है, इसका इस्तेमाल केवल अस्पतालों में किया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों को हम देखते हैं वो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह केमिस्ट के पास जाकर के इस दवा की मांग करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, रेमडेसिविर, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेमडेसिविर से बीमारी की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। यही साइंटिफिक रिसर्च ने दिखाया है। रेमडेसिविर से जानें नहीं बचती हैं, या रेमडेसिविर ना देने से जान नहीं जाती है। सो इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन ये शुरू के 5 से 10 के दिन के बीच में अस्पताल में दिया जाता है, और अगर मिल जाता है, किसी को दे सकते हैं, तो उससे हो सकता है उनकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम हो जाए। तो एक तो ये रेमडेसिविर के बारे में समझना है। दूसरा, स्टेरॉइड्स दिखाया गया है कि पेशेंट जिनको सीवियर डिजीज होती है वो स्टेरॉइड से बेनिफिट करते हैं, स्टेरॉइड से उनकी जान बच सकती है। और कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनके लिए एंटीकोएगुलेशन दिया जाता है। एंटीकोएगुलेशन होता है ताकि ब्लड क्लॉट्स नहीं बने, तो वो भी दिया जाता है। और कुछ पेशेंट्स हैं सीवियर डिजीज के जिनको अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं है तो उनको टोसिलिजुमैब भी दे सकते हैं। उसी पे हमारी रिसर्च थी। 13 सेंटर्स, इंडिया के 13 सेंटर्स में ये रिसर्च की थी, और ये स्टडी हमने लैंसेट में पब्लिश की थी। और यही रिजल्ट्स यूके से भी अब 2 बड़ी स्टडीज के आए हैं कि कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स विद सीवियर डिजीज, उनको टोसिलिजुमैब से फायदा होता है। तो यहां मैंने रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, स्टेरॉइड्स का आपको बताया। अब रह गया प्लाज्मा थेरेपी। जी, प्लाज्मा थेरेपी इनफैक्ट आईसीएमआर ने सबसे पहला पेपर पब्लिश किया था, और उसके बाद एक NEJM में भी ब्राजीलियन स्टडी पब्लिश हुई थी, और उसमें यही दिखाया गया है कि एक्चुअली कन्वालेसेंट प्लाज्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने नहीं बचती। फिर भी कुछ डॉक्टर लोग इसको देना चाहते हैं क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इससे ठीक रहा है। तो मैं समझता हूं कि पहले 3-4 दिन जो सिम्टम्स होते हैं, अगर उसमें दिया जाए और इस तरह का प्लाज्मा दिया जाए जिसकी एंटीबॉडी लेवल काफी ज्यादा है, वो थ्रेशोल्ड डिफाइंड होते हैं, तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जगह जगह मारो मार करना, इसके लिए ढूंढना, सारी जगह इसके एडवर्टाइजमेंट देना कि इस ग्रुप का हमें प्लाज्मा चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस बहुत कम है कि प्लाज्मा थेरेपी से बेनिफिट होता है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इज द मेन मेडिसिन, इफ यू कैन कॉल इट मेडिसिन। तो ऑक्सीजन जरूरी है, और रेमडेसिविर अगर मिल जाए तो ठीक है। स्टेरॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में टोसिलिजुमैब काम करती है। मेरा अगला सवाल ऑक्सीजन को लेकर ही होने वाला था। देश में जगह जगह ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत की बात आ रही है। डॉक्टर पारकर, अभी ये रिपोर्ट आई कि इस बार नंबर ऑफ इन्फेक्शंस शायद 3 गुना ज्यादा हो रहे हैं पिछले पीक के तुलना में, लेकिन डेथ रेट जो है वो लगभग वहीं का वहीं है जहां जो पिछले साल था। लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड इस बार बहुत ज्यादा है। इसकी कोई विशेष वजह, ये नंबर ऑफ केसेस की वजह से ही आपको लग रहा है, या ये जो नया वेरिएंट आया है वो ऑक्सीजन की कमी ज्यादा कर रहा है शरीर में? देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं कि वेरिएंट के वजह से, अरे वेरिएंट को मारो गोली। वेरिएंट की बातें होंगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब पूरा रिसर्च होगा, उसके ऊपर लिटरेचर आएगा, तब की बात। अब आपको देखना है कि आप कैसे बचा सकते हैं मरीज को। तो आपके पास दवाइयाँ कितनी हैं, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप अगर कहते हैं कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, ये नहीं है कि क्रिटिकलिटी बढ़ गई है, लेकिन अगर किसी का सैचुरेशन 95 के नीचे जाता है तो वो तो हॉस्पिटल में आएगा और उसको ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा ना। रही बात दवाइयों की, मैं ये कहता हूँ कि आज भी हर एक को, किसी को भी मुझे पकड़कर, मैं सबके बारे में बात करना चाहता हूं, किसी को कोविड की मालूमात नहीं है जितनी होनी चाहिए। हर एक जो कहता है वो अपनी सोच से कहता है, अपने एक्सपीरियंस से कहता है। रही बात दवाइयों की, चाहे वो रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, स्टेरॉइड हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, ब्लड थिनर्स हो, स्टेरॉइड्स के इफेक्ट इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि अब स्टेरॉइड जनरल प्रैक्टिशनर भी लगाने लगे हैं, और इतने लगा रहे हैं कि आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एहसास होगा
कि अपने कितने पॉपुलेशन को डायबिटीज वगैरह दूसरी बीमारियां होने वाली है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ये हमको खुद पर बीती है और हम उसका एहसास कर रहे हैं। और कोई कहे कि रेमडेसिविर का कोई फायदा ही नहीं है, टोसिलिजुमैब का कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं ये सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये फायदेमंद नहीं है तो कौन सी दवाई है जो फायदेमंद है, जो आप लोग रेकमेंड करना चाहते हो? कहने के लिए तो सब लोग कह देते हैं, अरे आप आओ, मरीज को बचाओ, उसकी जान बचाओ, तब आपको पता चलेगा। ये बैठकर कहने के लिए कि रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं हो रहा है, टोसिलिजुमैब से कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारे पेशेंट 5 दिन में वापस चले जाते हैं। हमको अब एक्सपीरियंस हो चुका है, पहले एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये क्या बातें हैं? कोई कहता है कि ऑक्सीजन नेजल मास्क देते हैं, जोरों में देते हैं, वो क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर मास्क देते हैं, उसके वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ये तो बेतुकी की, बेवकूफ़ों की बात है। और हम लिखे पढ़े, अगर डॉक्टर इस तरह से कहते हैं तो जाहिलत नहीं है तो क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पहुंचे हैं। ऑक्सीजन मरीज को जो हॉस्पिटल में आएगा उसको नहीं देंगे तो वो हॉस्पिटल में आता क्यों है? वो तो घर पे इलाज कर सकता है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि आप ये नहीं दे सकते, आप वो नहीं दे सकते, इसका बहुत फायदा है, उसका बहुत फायदा है। अरे पहले दवाइयां हैं वो तो आप जारी रखो, वो तो जिंदा रखो, वो तो दो, बेड्स दो, वेंटिलेटर्स दो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दो, तो कहीं जान बचेगी। जी, बेतुकी की बात करना कि वो ये इस दवाई से कोई फायदा नहीं होता है, उस दवाई से फायदा नहीं होता, वो बहुत महंगी है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, स्टेरॉइड देना चाहिए। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स इसने सोचा है क्या होते हैं? आज 6 महीने के ऊपर हो गए हैं, मुझे भी अभी तकलीफ होती है, मेरे हड्डियां कमजोर हो गई हैं स्टेरॉइड्स की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने मुझे दिया, मैंने गलत किया या मैंने मरीजों को दिया, क्योंकि उस वक्त इलाज वो था। लेकिन ये मत कहो कि एक ही दवाई है जिससे बिल्कुल सबको फायदा होना चाहिए और ये दूसरी दवाइयां सब बेकार है। तो दवाइयां हैं ही क्या? दवाई कोई है ही नहीं। आप गिनो तो गोलियों में कितनी दवाइयां हैं, इंजेक्शंस में कितनी दवाइयां हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, इसका तो थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं। डॉक्टर सोइन, अगर आप रिएक्ट करना चाहें इस पर। नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक जो मैंने कहा और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। मैंने तो खाली आपको ये बताया कि साइंटिफिक एविडेंस है। मैं कोर्स हम भी कोविड ट्रीट करते हैं अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिवर डिजीज पेशेंट्स को होता है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हम लोग ट्रीट करने में। और ऑफ कोर्स आई एम अ पार्ट ऑफ द कोविड टास्क फोर्स, आई हेडेड द नेशनल ट्रायल फॉर टोसिलिजुमैब, सो मुझे काफी आइडिया है। सो टोसिलिजुमैब का तो डेफिनेटली प्लेस है। अगर सारे दवाइयों को दोबारा देखा जाए, फिर से मैं समाप्त करूंगा, रेमडेसिविर शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी, यानी कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन डेथ रेट कम नहीं हुआ किसी भी स्टडी। टोसिलिजुमैब सिवियर पेशेंट्स में डेथ प्रिवेंट करते हैं, ये हमारी स्टडी ने भी दिखाया और यूके की स्टडी ने भी दिखाया है। ऑल्दो इसमें भी कंट्रोवर्सी है, मेडिकल लिटरेचर में तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए टोसिलिजुमैब बिल्कुल काम करता है और स्टेरॉइड्स तो काम करता ही है। ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं अगर कुछ ब्लड के लेवल ज्यादा हो और क्लॉटिंग टेंडेंसी हो, तो ये तो सब क्लियर है जी। और ऑक्सीजन देने के इंडिकेशन तो सब डॉक्टर्स को पता है। सो आई थिंक दैट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कुछ ये तो हमेशा से फिजिशियंस के पास एक प्रेरोगेटिव है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, और ये तो करना भी चाहिए। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उन्हें वो यूज करना चाहिए। डॉक्टर पारकर अभी इस वक्त तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन जो डॉक्टर पल्लवी वो कहना चाह रहे थे, मैं जितना कुछ समझ पाया, ऑफ कोर्स आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, कि कोई सेट गाइडलाइन या कोई रोड मैप ट्रीटमेंट का वो तय नहीं है। और अगर वो कोई एक अस्पताल किसी तरीके से करता है, एक डॉक्टर करता है, दूसरा किसी और तरीके से करता है। नहीं, सारे देखिए आईसीएमआर का गाइडलाइन है, हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, सारे स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस है, वो इम्पोजिशन नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर वैसे ही ट्रीट करे। हर डॉक्टर अपना अनुभवी होता है और वो अपने हिसाब से जो पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के लिए जो बेनिफिशियल है उसी को यूज करता है। लेकिन गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि एक ऐसी कोई सिल्वर बुलेट जिसको बोलना चाहिए दवाई नहीं है जो आप
3 दिन देंगे या 5 दिन देंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा। जाहिर अभी बात तक ऐसी दवाई नहीं आई। जाहिर है ऐसी दवा होती तो आज ये वैक्सीन को लेकर इतनी मारामारी ऐसे हालात नहीं होते। डॉक्टर पल्लवी, आप कहना चाहेंगे इस पर कुछ? फिर मैं डॉक्टर तलवार आपके पास आता हूं। डॉक्टर पल्लवी। नहीं, वही जो इन्होंने वही मैं दोहराना चाहूँगी कि गाइडलाइंस है, हर स्टेट की है। अगर किसी स्टेट की नहीं है तो हेल्थ मिनिस्ट्री की है, वो गाइडलाइंस है। शायद रेमडेसिविर की कंट्रोवर्सी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एक बैलेंस कि ये जो दोनों आपने राय ली वो डॉक्टर की थी। रेमडेसिविर को लेके कंट्रोवर्सी इस वजह से हुई थी कि पेशेंट्स डिमांड करने लगे थे। ऐसा हो गया था कि कोई भी गाइडलाइन हो तो रेमडेसिविर कब देने कहते हैं, जब पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। और अगर एक बॉलपार्क फिगर भी हम ले तो 100 पेशेंट्स रहे तो उसमें से 20 पेशेंट्स को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और उनको ऑक्सीजन लगता है। तो अगर हम बहुत क्रूडली कैलकुलेट करें तो 100 पॉजिटिव पेशेंट में सिर्फ 20 लोगों को रेमडेसिविर लगनी चाहिए। अगर हम उसको डबल भी करें, क्योंकि ये वेव थोड़ी ज़्यादा गहराई से आई है, तो 40 लोगों को लगनी चाहिए। बट ऐसा माहौल हो गया था कि हर पेशेंट जो पॉजिटिव वो रेमडेसिविर मांग रहा था। जैसे मुझे खुद कॉल आए थे कोई सो कॉल्ड वीआईपीज के कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, तो मैंने कहा गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट को जाता है, आप किस हॉस्पिटल में हो? नहीं, हम घर पे हैं, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये जो वहम फैल गया था कि रेमडेसिविर जैसे कहा कुछ सिल्वर बुलेट है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ये ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा रेमडेसिविर में कोई जादुई असर नहीं है, घर बैठे लेने की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर जिस पेशेंट को लगता है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। वो हम कहना चाहते हैं कि वो जो फियर हो गया था, ये स्टॉक पाइलिंग हो गया था, लोग अपने घर में रख रहे थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर अपने डॉक्टर की सलाह से जब आप एडमिट हो तो लो, हर पॉजिटिव पेशेंट को रेमडेसिविर। ये सवाल मैंने उठाया ही इसीलिए था क्योंकि जो आपका अनुभव है वही हम लोग भी देख रहे थे कि आदमी पॉजिटिव हुआ, वो पहले से ही पैनिक करके अच्छा ये दवा सुनने में आई है या सोशल मीडिया पर देख लिया, इसकी डिमांड बहुत है तो ये मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं इसको अपने घर में लाकर रख लेता हूं, भले ही उसको किसी डॉक्टर ने बोला हो या ना बोला हो। डॉक्टर तलवार, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस सेल्फ मेडिकेशन की जो हमारे यहाँ परंपरा से चल पड़ी है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो इस बीमारी में अवॉइड करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। मैंने जैसे कहा गया है, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो गाइडलाइंस हैं वो भी किसी बेस पे बनी होती हैं, वो भी कोई एविडेंस होता है, लिटरेचर में एक्सपर्ट बैठ के वो गाइडलाइंस ड्रॉ करते हैं। तो मेरा तो यही होगा, जो मेरे कोलीग्स हैं, देखिए हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, ICMR, स्टेट्स ऑल्सो जो गाइडलाइंस है। हाँ, एक बार ये जो पैनिक कर दिया कि दवाई नहीं है, तो देखो मरीज को तो आप कुछ उसका तो कसूर नहीं है, वो तो बेचारा चाहता है कि मेरे को कोई इलाज मिले। अगर किसी ने कह दिया कि दवाई आपको फायदा कर सकती हो तो भागेगा ही। तो ये डिपेंड्स करता है हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। बट आई थिंक नाउ ये इशू जो रेमडेसिविर का ऑलरेडी अब तो अवेलेबल शुरू हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बट गाइडलाइन से हम अगर फॉलो करें, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन सॉर्ट ऑफ फीलिंग के गाइडलाइंस की कोई मतलब वो इनकी अहमियत है, बिकॉज लोग एक्सपर्ट बैठ के उस तरह की गाइडलाइन बनाते हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इन्वॉल्व हूँ, हमने पूरी गाइडलाइंस बनाई है, माइल्ड में क्या देना है, मॉडरेट में क्या देना है, कहाँ देना है रेमडेसिविर, कहाँ देना अपने प्रोसीजर में, आई मीन स्टीरॉयड कब शुरू करने, बाकी स्टेट्स में भी किया है। तो ये जरूर है। बाकी देखो, पेशेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इस मौके पे कोई इंसान बीमार नहीं होना चाहता, तो इसलिए और को फंस जाता है बेचारा, वो क्या करे, जो कोई उसको बता देगा वो सोचेगा शायद यही चीज है। लेकिन आप लोग जो बातें बता रहे हैं उससे कम से कम इतना तो आभास जा रहा है ना कि ऐसा जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी कोई जादुई दवा नहीं है रेमडेसिविर भी कि इससे ये ले ली तो आपकी जान बचने की गारंटी है या आपको तकलीफ बहुत कम हो जाएगी इसकी गारंटी है। वो डॉक्टर अपने हिसाब से आपके सिम्टम्स को देख करके अगर आपको रिकमेंड करता है, आपको मिल जाती है कहीं अस्पताल में है तो आपको लगेगी, नहीं तो आपको उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सोइन, दूसरा अब ये तो फ्लू का भी सीजन चल रहा है, तो आपको बहुत सारे लोग आके बताते भी होंगे जी हमने बुखार हुआ हमने पैरासिटामोल ले लिया। ऐसे कोई मल्टीविटामिन तो आजकल मुझे लगता है हर घर के अंदर चल रही हैं, जिंक की टैबलेट लोग ले रहे हैं, कोई विटामिन सी की टैबलेट्स लोगों ने लेना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से लोग अपने आप बचाव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसमें कोई हार्म है, आप सजेस्ट करेंगे या इसके खिलाफ एडवाइस करेंगे? देखिए, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक लेना, टर्मरिक लेना, इसमें तो कोई भी हार्म नहीं, ये तो लेना ही चाहिए। अपनी
देखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, हेल्दी फूड जिसमें वेजिटेरियन डाइट काफी होनी चाहिए, इवन इफ यू आर नॉन वेज, वेजिटेबल्स फ्रूट्स होने चाहिए, और एडिक्वेट स्लीप। आई मीन ये तो नॉर्मल चीजें हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। और ऑफ कोर्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है, वो बार बार सब लोग बोलते हैं, पर इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड अनफ, वो तो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर सोइन, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर तलवार, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हम सबको एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक ब्रेक का वक्त है हमारे लिए। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कि देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी कोरोना के हालात पर क्या बड़ी जानकारी दी है, क्या बड़ी बात कही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।